हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 10 जिसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन ऑर्गेनिज्म, यानी प्राणियों में सब्सटेंस में पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जहाँ से दूसरी जहाँ जाना, यानी अलग अलग तरह के प्राणियों में, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो एक एनिमल हो, चाहे वो बर्ड हो, है ना, उन सभी में जो पदार्थ होते हैं वो उनके बॉडी में कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का जैसा कि मैंने आपको लेसन प्लान में बताया था कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज उन्हीं टॉपिक्स में से हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ये है कि हमें पहले ये समझना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। तो पहले आप इसको जनरल भाषा में समझिए कि आप देखते होंगे कि जब हमें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सलारपुर में हैं और मुझे कहाँ जाना है, अट्टा जाना है, तो हम क्या करते हैं, टेम्पो, ऑटो, है ना, या कार या बाइक से का सहारा लेते हैं और जहाँ तक पहुँचते हैं, या फिर हम पैसे ना हो, बहुत कंडीशन ख़राब हो तो हम पैदल भी चले जाते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, यानी हमें भी वहाँ तक दूसरी जहाँ जाने के लिए क्या करना पड़े, साधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसी तरह हमारे बॉडी में या एनिमल की बॉडी में या बर्ड की बॉडी में भी जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, है ना, ये जो हम ऑक्सीजन लेते हैं या दवाइयाँ लेते हैं, है ना, ये भी बॉडी के अलग अलग भागों में जाने के लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, यानी साधनों की ज़रूरत होती है जो उन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए। और ये जो पूरा ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम होता है, ठीक है ना, ये चीज़ों का एक जगह से जाना फिर वापस आना, है ना, ये पूरा सिस्टम जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। जैसे हमारे देखो दिल्ली में भी, दिल्ली नोएडा में भी तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मेट्रो ट्रेन की व्यवस्था है ना, ट्रक, बस, कार, रोड से जा सकते हो, पानी के द्वारा जा सकते हो, हवा के द्वारा जा सकते हो, एयरप्लेन से, ये क्या है, ये सब हमारे क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। उसी तरह हमारे बॉडी में भी चीज़ों को लाने और ले जाने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है, उसे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक फूड, वाटर, ऑक्सीजन, मेडिसिन एक्सेट्रा। ठीक है, यानी हमारे शरीर में भोजन, पानी, ऑक्सीजन, दवाइयाँ इत्यादि पदार्थों को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो जिम्मेदार होता है, यानी चीज़ों को लाने ले जाने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, इसके अलावा इज आल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद इन द बॉडी टू द ऑर्गन्स फ्रॉम वेयर यू कैन रिमूव। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो दवाइयों, पानी, ऑक्सीजन, मेडिसिन, इनको तो ले जाने का काम करता ही करता है। इसके अलावा इनकी ज़रूरत जो है, जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको हटाने के लिए भी ये क्या करते हैं, ये उनको ले करके आने के लिए भी और इनको सही से बाहर निकालने के लिए भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने जाना कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, एक बाहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझा और एक हमारे शरीर के अंदर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझा, और इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्यों रिक्वायर्ड होता है, ये जाना है। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स, जानवरों में जो प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कैसे भोजन उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचता है और वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो कैसे सही से बाहर निकलता है, उसके बारे में समझते हैं। All the vital function of the body of some unicellular organism like amoeba and paramecium are performed by only one cell. आपको बेटा पता होगा कि, या पता भी नहीं होगा तो ये जान लीजिए कि जो एनिमल, जो भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित प्राणी है, वो सभी किससे निर्मित होते हैं, वो सेल से निर्मित होते हैं। किससे सेल निर्मित होते हैं, सेल से। यानी उनके बॉडी में जो भी फंक्शन होता है, ठीक है, वो चाहे या फंक्शन होता है, वो सभी सेल में परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जो सेल की संख्या के आधार पे हमने क्या किया, जीवों को दो भागों में बांट दिया।
एक जीव वो थे जो एक सेल के बने थे, और एक जीव वो थे जो एक से ज़्यादा सेल के बने थे, बहुत सारे सेलों के बने थे। ठीक है, जैसे मनुष्य, हम लोग, है ना, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर है, एक से ज़्यादा सेल के बने हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, है ना, ये सब क्या होते हैं, एक सेल के, या बैक्टीरिया, है ना, ये सब एक सेल के जीव होते हैं, एक सेल के बने जीव होते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है, ऑल द वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑफ सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम आर परफॉर्म बाई ओनली वन सेल। कह रहा है कि जितने भी यूनिसेल, मतलब जितने भी नहीं, मतलब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ एक कोश के जो प्राणी होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, वो क्या करते हैं, वो अपने सभी फंक्शन को भी, अपने सभी कामों को क्या करते हैं, एक ही सेल में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक ही सेल में सारा काम होता है, यानी वो रेस्पिरेशन भी वहीं करते हैं। ठीक है, वो क्या नाम है वो जो है वो रेस्पिरेशन भी वहीं करते हैं, एक्सक्रीशन भी वहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन भी वहीं करते हैं, ये जितने भी प्रोसेस होते हैं बॉडी में सारा एक ही सेल में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो कैरिड आउट बाय दिस सिंगल सेल, दिस इज डन बाय सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो कह रहा है कि जब एक ही सेल में सारा काम होता है तो जो ऑक्सीजन होता है ना, वो उनके बॉडी में, या जो उनके शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ऑक्सीजन लेने के बाद, है ना, वो सब ट्रांसपोर्ट होने का काम भी उसी एक ही सेल में होता है, उसी एक ही सेल में होता है। और ये जो ऑक्सीजन लेने के बाद बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाना, और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट होता है उसको लेकर के वापस शरीर से बाहर निकालना, ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक सिंपल प्रोसेस, एक बहुत ही साधारण प्रक्रिया डिफ्यूज़न के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डिफ्यूज़न के द्वारा। अब आप डिफ्यूज़न समझ लो, डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूजन बेटा होता है हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। यानी जब कोई चीज़ अधिक होती है ना तो वो कम की तरफ जाती है। जैसे आप ज़मीन पे अगर पानी गिराओ तो पानी जहाँ अधिक होगा नहीं या फिर आप कटोरी में पानी भरो, ऐसे समझो कटोरी में पानी भरो, जो पानी जब उसकी बाउंड्री ख़त्म हो जाती है तो वो पानी कहाँ आ जाता है? बाहर की तरफ आ जाता है ना। क्यों आ जाता है? क्योंकि वहाँ अधिकता हो गई तो जब कोई चीज़ अधिक हो जाती है ना तो वो कम की तरफ जाती है, जैसा कम होता है। या आप ज़मीन पर पानी गिराते हो तो पानी देखना रुकता नहीं, वो बह करके आगे चला जाता है क्योंकि वहाँ पर अधिक हो रहा है ना। उसी तरह से हम जो ये यूनिसेलुलर प्राणी होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, ये भी क्या करते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया करते हैं, यानी ऑक्सीजन बॉडी में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, और इनके बॉडी में कम होती है। बाहर की ऑक्सीजन जो है अंदर एंटर कर जाती है और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है, तो ये बाहर उसके प्रोसेस के द्वारा आ जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। इसी प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको डिफ्यूज़न समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो हो गई कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा और पैरामीशियम की, ठीक है, जिनमें डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया होती है। अब कुछ दूसरे एनिमल्स होते हैं जैसे स्पंज, ठीक है, हाइड्रा, ठीक है, इनमें जो है कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी भोजन पानी, ठीक है, दवाइयाँ, मतलब कुछ भी समझ लीजिए, वो सर्कुलेट होना के लिए जो सिस्टम चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, वो नहीं होता है। ठीक है, इसके बदले स्पंज में क्या होते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम होता है। क्या होता है? वाटर कैनाल सिस्टम होता है, यानी पानी को लाने ले जाने के लिए एक नहर जैसी स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, एक पाइप जैसी बनी होती है, ठीक है, जिसमें से इसी वाटर में से ठीक है जो फूड होते हैं वो बॉडी के अंदर आते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर आते हैं, और जो शरीर के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो इसी पानी के द्वारा जो है वो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो है वो इसी कैनाल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो यानी कैनाल के द्वारा ही, कैनाल सिस्टम जो पाया जाता है स्पंज में, उसी की द्वारा वाटर आता है, वाटर के में ऑक्सीजन और फूड आता है जो बॉडी के अलग अलग पार्ट पर पहुँचता है, फिर वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट बनता है वो वहीं से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इनके अंदर कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है स्पंज और हाइड्रा के अंदर। ठीक है, इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है और इसी के द्वारा ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, समझ में आया?
अब आ जाते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ, यानी कुछ जटिल प्राणियों की तरफ। अब ये जटिल प्राणी कौन है? जो एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लाखों करोड़ों सेल से बने होते हैं। तो वो कौन है? बड़े बड़े जानवर, पेड़, मनुष्य, ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इनकी संरचना बहुत जटिल होती है, ठीक है। अच्छा, अब इतनी जटिल संरचना है तो डिफ्यूजन जैसा एक सिंपल सा प्रोसेस के द्वारा ये ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन, जो सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो परफॉर्म नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है वो बहुत ही धीमे होने वाला प्रक्रिया है, बहुत धीमे धीमे होता है, ठीक है। और साथ में ये केवल छोटी जगह के लिए ही इफेक्टिव है, ठीक है। लेकिन बड़े मनुष्य का शरीर या जानवर का शरीर तो बड़ा होता है, वो इतने बड़े शरीर के लिए इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। इसीलिए मनुष्य में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सब्सटेंस के यानी पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आने लाए जाने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मनुष्य के हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायर्ड बॉडी में क्यों होती हैं, ठीक है, उसके बारे में जाना। और साथ में कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसा सिस्टम पाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो बताया मैंने, ठीक है। जैसे मैंने आपको अमीबा और पैरामीशियम में बताया कि जो है उनमें से सिंगल सेल में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। जबकि आपको हाइड्रा और स्पंज में बताया जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है ना, जिसके द्वारा जो है सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। और साथ में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जीवों जो जटिल प्राणी होते हैं उनमें जो है एक सिस्टम की आवश्यकता होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब्सटेंस के, ठीक है, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो मनुष्य का ह्यूमन जो बीइंग होता है उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो क्या होता है और उसके कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। आइए उसके बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, जो मनुष्य के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, संचरण तंत्र जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, चीज़ों को लाने और ले जाने के लिए, सब्सटेंस को लाने ले जाने के लिए जो तंत्र होता है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम मनुष्य में होता है इसके 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, 3 मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? पहला होता है ब्लड, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स और तीसरा होता है हार्ट। पहला होता है रक्त, दूसरा होता है रक्त नाड़ियाँ, वाहिकाएँ, या और तीसरा होता है हृदय, ठीक है। आइए हम इनको एक एक करके समझते हैं। मेरे बच्चों, जो हमारा पहला कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है ब्लड। क्या है? ब्लड। तो प्यारे बच्चों, ब्लड क्या होता है? ब्लड जो होता है इट इज़ द मेन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। इट इज़ अ रेड कलर फ्लूइड। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है। प्यारे बच्चों, जो ब्लड होता है वो मटेरियल को यानी चीज़ों को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का यानी लाने ले जाने का एक साधन होता है, एक माध्यम होता है, ठीक है। अब ये जो ब्लड होता है ये लाल रंग का फ्लूइड होता है, एक तरल होता है, ठीक है, जो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। रक्त भी किन से बना होता है? 2 कंपोनेंट से, 2 चीज़ों से बना होता है। पहला होता है लिक्विड पार्ट और दूसरा होता है सेलुलर पार्ट। जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और जो सेलुलर पार्ट होता है उसे हम लोग ब्लड सेल कहते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं प्लाज्मा और ब्लड सेल के बारे में। प्यारे बच्चों, जो प्लाज्मा होता है जिसे आप हिंदी में लसिका बोलते हो, क्या बोलते हो? लसिका बोलते हो, ठीक है। ये जो प्लाज्मा यानी लसिका होती है ये फ्लूइड पार्ट होता है, यानी ये द्रव्य के रूप में होता है, ठीक है। ये किस रूप में होता है? द्रव्य के रूप में होता है, इसीलिए इसको प्लाज्मा कहा जाता है, लसिका कहा जाता है। अब इस प्लाज्मा का जो 90% भाग आप देखोगे वो पानी का बना होता है। यानी प्लाज्मा, देखिए, जो लिक्विड पार्ट है वो ब्लड का कितना होता है? 55 से 60% होता है, जबकि सेलुलर भाग जो है वो 45% होता है, ठीक है। अब इस 60 या 55% जो प्लाज्मा होता है उसका 90% भाग जो है वो वाटर का बना होता है। किसका बना होता है? वाटर का बना होता है। इसके अलावा जो बाकी वाला जो पार्ट होता है वाटर के अलावा, यानी जो 8 से 10% भाग होता है प्लाज्मा का,
वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, एंजाइम ये सब डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं, घुलनशील अवस्था में रहते हैं पानी में। ठीक है, अब ये जो ब्लड होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, यानी जो सेलुलर पार्ट होता है इसी प्लाज्मा में, ठीक है, वो क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। ठीक है, ये तो हो गई प्लाज्मा की बात। आइए जानते हैं ब्लड के दूसरे भाग, ब्लड सेल के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने जैसा कि बताया कि ब्लड का जो 45% भाग होता है वो ब्लड सेल होता है। ठीक है, अब इस ब्लड सेल में भी 3 प्रकार के सेल्स, ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। जो पहला होता है उसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, और तीसरा जो होता है उसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन तीनों ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो पहला जो ब्लड सेल है वो है आरबीसीज। ठीक है, जिसे हम रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। मेरे बच्चों, ये जो आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है ये लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है, और लाल रंग का होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल। इसका जो रंग होता है वो रेड कलर होता है, इसीलिए हम इसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। अब ये रेड कलर इसमें आता कहाँ से है? ये रेड आता है, इसमें एक पदार्थ पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें एक लाल रंग का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन करते हैं। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ये जो ब्लड सेल है इसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसकी खासियत होती है। क्या खासियत होती है? ये बॉडी में ये जो क्या करता है, ये ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और बॉडी के अलग अलग भागों तक पहुंचा देता है। ठीक है, समझ रहे हो कि रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, और इस हीमोग्लोबिन में ये ताकत होती है कि वो क्या करे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करे और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेकर के वो क्या करता है, बॉडी के अलग अलग भागों में जाता है और वहाँ पे उनको ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ठीक है, समझ में आया? हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से मिलने के बाद क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो ये तो रेड ब्लड सेल हो गया। भाई ये वाइट ब्लड सेल के बारे में जानते हैं। फिर बच्चों, जो वाइट ब्लड सेल होता है ये कलरलेस सेल होता है, यानी रंगहीन कोशिका होती है। ठीक है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये एक तरह के बॉडी के सोल्जर की तरह काम करता है। जैसे एक सिपाही क्या करता है, बॉर्डर पे देश की रक्षा करता है, की सीमाओं की रक्षा करता है, वैसे ही ये जो सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल, ये हमारे बॉडी के सोल्जर होते हैं। यानी अगर बाहर से कोई भी अनवांटेड चीज़ आती है, कोई जीव आता है, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब आता है ना, तो ये उसको मार देते हैं। ठीक है, दियर फंक्शन इज टू फाइट अगेंस्ट डिसीज, और ये बीमारियों से, बीमारी फैलाने वाले जो कीटाणु होते हैं उनसे फाइट करता है, लड़ाई करता है, और हमारे सही में इम्यूनिटी पैदा करता है, वो ताकत पैदा करता है कि हमारा बॉडी उन कीटाणुओं से, उन जीवों से अपनी रक्षा कर सके। ठीक है, दे फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड फॉरेन पार्टिकल वेन एवर देयर इज एन इन्फेक्शन इन द बॉडी। ठीक है, ये जो वाइट ब्लड सेल होता है, मैंने बताया कि जब कोई भी फॉरेन चीज़ यानी बाहर की चीज़ शरीर के अंदर प्रवेश करती है और हमारा शरीर से इन्फेक्टेड हो जाता है, प्रभावित होता है, तो वो उससे फाइट करते हैं, उसको भगाने का काम करते हैं। WBC रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन बाय पासिंग थ्रू द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ये जो WBCs होते हैं ना, ये ब्लड वेसल यानी जो जिस रक्त वाहिकाओं में, नलिकाओं में जिनमें रक्त बहता है, वहाँ उसके द्वारा जहाँ पर भी इन्फेक्टेड हुआ होता है बैक्टीरिया से या फॉरेन पार्टिकल से, ठीक है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं जो हमारा जो तीसरा क्या कंपोनेंट है सेलुलर पार्ट का, प्लेटलेट्स, उसके बारे में। मेरे बच्चों, जो प्लेटलेट्स होता है वो ब्लड सेल में सबसे छोटा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ का होता है। ठीक है, अच्छा, इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम है ब्लड क्लॉटिंग करने का, यानी खून का थक्का जमाने का। ठीक है, आप देखोगे अगर आपके कहीं पे चोट लग जाए और ब्लड आने लगता है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो ब्लड वहाँ पर आना रुक जाता है। तो वो क्यों रुक जाता है? वो ब्लड क्लॉटिंग के कारण होता है। ठीक है, यानी रक्त के स्कंदन के कारण होता है, रक्त के जमने के कारण होता है। ठीक है, वेन एवर देयर इज अ वाउंड इन द बॉडी द ब्लड कम आउट ऑफ इट। जैसा कि हमने देखा, जब कभी में चोट लग जाती है तो ब्लड बाहर आ जाता है। प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन द
ब्लड। अब ये जो ब्लड बाहर आता है उसमें क्या रहता है, प्लेटलेट्स रहते हैं, और ये जो प्लेटलेट्स जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये जो एयर के कांटेक्ट में आता है तो प्लेटलेट्स जो होता है वो क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। और जमने के कारण जो होता है वो खून जो है अंदर से बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है। एंड प्रिवेंट फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वाउंड एंड सील इट। और अब क्या करता है, ये जो प्लेटलेट्स है जमने के बाद जो ब्लड है उसको आने से रोक देता है, उसके फ्लो को रोक देता है, और जहाँ पे भी घाव है उसको सील कर देता है, उसको बंद कर देता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम है ब्लड, हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट है, ब्लड वेसल्स और हार्ट, उसमें से जो ब्लड है उसके 2 कंपोनेंट न्यूक्लियर लिक्विड पार्ट और सेलुलर पार्ट, इनके बारे में जाना कि लिक्विड जो पार्ट हो तो प्लाज्मा होता है और सेलुलर पार्ट जो है वो ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में जो है ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग हार्ट के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आज आप लोग बस इतना पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।